सभी को नमस्ते। हरिहर तीनों पीढ़ियों के साथ सभी का बहुत-बहुत स्वागत। बाबा जी के प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता। हमने कल की चर्चा में देखा था, मानवतापूर्ण आचरण हर विधा में यानी व्यक्ति, परिवार और समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में और अनुभव, व्यवहार, विचार, व्यवसाय में मानवतापूर्ण आचरण को जो पहचानने की विधि है, यानी जो समझ है और उसके आधार पर जो विधान है, उन सभी विधानों को सम्मिलित रूप में मानवीय संविधान कहा गया है। तो इसी चर्चा को हम सुरेंद्र पाठक भैया जी के साथ आगे बढ़ाएँगे। तो भैया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं भैया। जी, तो कल हमने ये बात की थी, कल और परसों के जो विकल्पात्मक संविधान है, जिसको मानवीय संविधान कह रहे हैं, तो उसकी जो विकल्पात्मक अवधारणाएं हैं, वो ये है कि रहस्यमयी ईश्वर के स्थान पर सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में अस्तित्व सर्वस्व है और यही नित्य वर्तमान है। और क्योंकि सत्ता और प्रकृति दोनों प्रत्यक्ष हैं, इसलिए ये अध्ययन गम्य है। अध्ययन गम्य है, इसलिए रहस्य से मुक्त। तो जो रहस्यमयी ईश्वर की अवधारणा थी, उसके स्थान पर जो अस्तित्व से अस्तित्व रूप में प्रत्यक्ष है, उसी को आधार मानकर ये संविधान जो है विकसित हुआ है ना। दूसरी बात इसमें ये बोली थी कि अस्तित्व ही से अस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है और इसका जो मूल रूप सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही है, जो ना घटता है ना बढ़ता है। हम मानव जो है जीव जगत की जो उत्पत्ति, उद्भव विभव प्रलय के चक्कर में फंसे हैं, जबकि अस्तित्व से अस्तित्व में अध्ययन करने पे स्पष्ट होता है कि पदार्थ संसार में जितने भी परमाणु आवश्यक होते हैं, उससे समृद्ध होने के उपरांत यौगिक विधि से वन वनस्पतियों की रचना, जीव शरीर, मानव शरीर रचना व परंपरा के आधार पे चारों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक विधि से प्रकटन सहित परंपरा के रूप में स्पष्ट है। सहअस्तित्व में प्रत्येक एक अपने सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करते हुए पूरकता उपयोगिता विधि से होना देखने को मिलता है। देखने का मतलब समझने से है और यह भ्रमित मानव के अतिरिक्त संपूर्ण प्रकृति यथा जीव जगत यानी जीव वनस्पति पदार्थ रूप में स्पष्ट है। प्रत्येक मानव भी व्यवस्था में होना रहना चाहता है एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करने के लिए उत्सुक है और यह जागृत परंपरा में ही सफल होता है, ना कि जीव चेतना में। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रत्येक मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, संयुक्त रूप में वैभव है और परंपरा है। इसमें जब शरीर को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि शरीर भौतिक रासायनिक वैभव के रूप में परंपरा है। परंपरा का मतलब है पीढ़ी से पीढ़ी होने के अर्थ में। तो शरीर भी जो है भौतिक रासायनिक रचना विरचना के रूप में निरंतर परंपरा के रूप में है और जीवन जो है अस्तित्व में गठन पूर्णता के रूप चैतन्य इकाई है। इन दोनों के संयुक्त रूप में मानव है। तो जीवन भी मानव नहीं है और शरीर भी मानव नहीं।
तो जिसको अपन मानव संचेतना या मानव का आचरण कहते हैं, वो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव में प्रकट, जिसको हम 122 आचरण के रूप में अध्ययन करते हैं। उन आचरणों की स्वीकृति जो है जीवन में होती है। फिर है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, है ना? इसी को संचेतना कह रहे हैं। तो इसमें से जानने मानने को समझदारी, और पहचानना, निर्वाह करना ही ईमानदारी है। तो जब समझदारी, ईमानदारी शब्द का उपयोग होता है तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के अर्थ में होता है। ईमानदारी पूर्वक ही जिम्मेदारी और भागीदारी होती है। जब तक अस्तित्व को सह अस्तित्व रूप में जानते, मानते, पहचानते और निर्वाह करते नहीं है, तब तक जिम्मेदारी का भाव नहीं होता है, क्योंकि सह अस्तित्व पूर्वक जीना बनता नहीं है। और सह अस्तित्व पूर्वक भागीदारी भी नहीं बनती है, क्योंकि रहस्यमयी ईश्वर केंद्रित चिंतन के आधार पे मानव को जीव मानते हुए जब जीते हैं, तब उसमें व्यक्तिवाद और समुदायवाद आता है। शरीर मूलक प्रणाली से प्रिय हित लाभ के आधार पे जब जीने जाते हैं, तो प्रिय हित लाभ जो है वो सार्वभौम ना होने के कारण से सीमित चेतना के रूप में रहता है। जैसे मेरा प्रिय सबका प्रिय नहीं होता, मेरा हित सबका हित नहीं होता, मेरा लाभ सबका लाभ नहीं होता है। और इसलिए प्रिय हित लाभ जो है, कुछ लोगों का प्रिय, कुछ लोगों का हित, कुछ लोगों का लाभ बन जाता है, जो सीमित चेतना को जन्म देता है ना। यही सीमित चेतना व्यक्तिवादी चेतना और समुदायवादी चेतना का कारण होती है। और जब सीमा बनती है, वैचारिक सीमा या व्यवहारिक सीमा या भौगोलिक रूप से सीमाएं हम लोग निश्चित कर लेते, तो सीमा सुरक्षा की बात आती है। वैचारिक सीमा की जो सुरक्षा है वो कट्टरता से होती है। व्यवहारिक सीमा जो है वो कट्टरवादी उपासना पद्धतियों से, और जो भौतिक सीमाएं होती है उसकी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत। और जब आर्मी होती है तो आर्मी के लिए हथियार की जरूरत होती है। हथियार होगा तो हथियार का उद्योग होगा। हथियार के उद्योग होंगे तो हथियारों का प्रशिक्षण, शिक्षण होगा, यानी शिक्षा होगी। तो इस प्रकार से शरीर मूलक प्रणाली से सोचने में सीमित चेतना के अंतर्गत समुदाय चेतना जन्म लेती है। और समुदाय चेतना का मानव जाति में इतिहास का अध्ययन करने पर यह पता लगता है कि मानव जाति जो है वो लगातार हिंसा और युद्ध करती हुई आ रही है समुदाय चेतना में, क्योंकि सभी समुदाय में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होता है। स्वयं श्रेष्ठता के अहंकार बस दूसरे को नेष्ट मानने के कारण से समुदायों की परस्परता में द्वेष, घृणा, हिंसा, ये सब देखने को मिलता है। इससे मुक्त होने के लिए जो वैचारिक परिमार्जन है वो न्याय धर्म सत्य दृष्टि के आधार पर, न्याय धर्म सत्य दृष्टि जो है वो व्यापक होती है। उसकी सीमा, न्याय का सीमा नहीं होता, धर्म का सीमा नहीं होता, सत्य की सीमा नहीं होती है। उससे जो मानसिकता बनती है उसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानसिकता कहते हैं। उसी को कह रहे हैं कि सह अस्तित्व को जानना, मानना, मानव मानव का सह अस्तित्व, मानव प्रकृति के सह अस्तित्व को जानना, मानना, यही समझदारी है। ये समझदारी आने के बाद हम सर्व मानव के साथ संबंध को पहचान के सर्व मानव के साथ व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जिसको अखंड समाज कह रहे हैं।
और धरती को अखंड मान के और धरती को अनंत धरतियों के सह-अस्तित्व में पहचानने के बाद सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सूत्र जो है वो स्पष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से अखंड अखंडता सार्वभौमता है या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का निर्वाह करना मानव चेतना मूलक विधि है और यही मानवीय आचरण। ठीक है, ये यहाँ तक स्पष्ट होता है ना? जी कोई भैया। प्रश्न कोई प्रश्न हो तो? कोई प्रश्न नहीं? जितना संवाद होगा उतना स्पष्ट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये कहा कि मानव जाति एक है, कर्म अनेक है। कर्म अनेक कहने का मतलब है उत्पादन के रूप में कर्म अनेक है। मानव जाति एक है का कहने का मतलब है शरीर रचना विधि से भी मानव जाति एक है और जो मानव के लक्ष्य हैं, मानव का जो आकांक्षा है, उस दृष्टिकोण से भी मानव जाति एक ही है। इसी प्रकार से मानव धर्म एक है, क्योंकि हर मानव सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहता है। जो सर्वतोमुखी समाधान सार्वभौम व्यवस्था रूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में स्पष्ट होता है। तो मानव धर्म एक है, जबकि व्यक्तिवाद और समुदायवाद के रूप में मानव जाति अनेक है। तो अनेकता से एकता में आना है तो मानव धर्म एक है, इसको पहचान के जीना होता है। फिर जो ईश्वर के बारे में जो रहस्यमयता थी, तो जब हम ईश्वर को व्यापक सत्ता के रूप में, पारगामी, पारदर्शी रूप में पहचानते हैं, तो वो पूरी मानव जाति के लिए एक व्यापक सत्ता के रूप में पहचानने में आती है, जबकि देवी देवता अनेक हैं। तो अखंड राष्ट्र के रूप में धरती एक है और जो राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राज्य अनेक हैं। फिर हमने कल ये भी देखा था कि जो मानवीय संविधान का परिचय है, तो उसमें लिखा था विधि विधान का संयुक्त रूप में संविधान विकसित चेतना से है, पारंगता अधिकार ही विधि है। तो विधि विकसित चेतना क्या है? तो अस्तित्व से अस्तित्व है। उससे अस्तित्व के आधार पे जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जो मानसिकता है, आचरण है, व्यवस्था है, उसकी जो समझ है उसको विधि कह रहे हैं। उसका जो जानना मानना है उसको विधि कह रहे हैं। और जो आचरण है, यानी जानना मानना सहित पहचानना निर्वाह करना है, उसको आचरण कह रहे हैं। तो आचरण ही विधान है और इन दोनों का संयुक्त रूप जो है वो संविधान है। मानवीयता सहज साक्ष्य रूप में पूर्णता, स्वराज और स्वतंत्रता और इसकी निरंतरता को जानने, मानने, पहचानने व निर्वाह करने कराने योग्य मूल्य चरित नैतिकता रूपी विधान है। तो मानवीयता सहज साक्ष्य रूप में पूर्णता, यानी जिसको अखंड समाज कहते हैं, और जब उसको अखंड समाज को अनुक्रमात्मक विधि से देखते हैं तो 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में स्वराज्य है, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जो मानव का विचार, व्यवहार, कार्य है वो स्वतंत्र है। यदि मानव जाति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की जगह पर, के स्थान पर या के विकल्प में व्यक्तिवादी परिवार
वादी या समुदायवादी विधि से विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, उस स्थिति में परतंत्रता है। इसको मानव जाति ने पहचान लिया। तो मानसिकता जो है पूर्णता की, स्वराज्य और स्वतंत्रता पूर्वक जीने की और उसकी निरंतरता की। तो जब हम सह-अस्तित्व विधि से जीते हैं तो स्वराज्य और स्वतंत्रता और उसकी निरंतरता पहचानने में आती है, आचरण में आती है, प्रमाणित होती है। तो उसके लिए जो आवश्यक है वो मूल्य चरित नैतिकता है। मूल्यों का मतलब स्थापित मूल्यों से है। स्थापित मूल्य ही शिष्ट मूल्य के रूप में गति में है और मानव में स्थापित और शिष्ट मूल्य पूर्वक जो है मानव मूल्य है, जिनको धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में पहचानते हैं। और जीवन मूल्य जो है सुख, शांति, संतोष, आनंद है। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व पूर्वक सुख, शांति, संतोष, आनंद जीवन अनुभव में आता है। फिर चरित्र है। चरित्र जो है समाज रचना के लिए आवश्यक विधान है। चरित्र परिवारों की परस्परता में होता है। जहां परधन पर नारी का प्रश्न आता है वो परिवारों की परस्परता है। उसकी जगह जब स्वधन स्व नारी की बात आती है तब परिवारों की परस्परता में विश्वास होता है और इसलिए इसको सामाजिक नियम भी बोलते हैं। दयापूर्ण कार्य व्यवहार भी परिवारों की परस्परता में होता है। परिवार में दया नहीं होती, परिवार में मूल्य निर्वाह होता है। और जब तन मन धन के सदुपयोग सुरक्षा के आधार पे विचार करते हैं मानव जाति में तो उसको नैतिकता कहते हैं। तो इस प्रकार से मूल्य चरित नैतिकता जो है परिवार से विश्व परिवार तक आचरण रूप में विधान है। फिर कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मानवीयता सहित जागृति व जागृति पूर्णता ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। जो यह करना, कराना और इसके लिए सहमत होना मानव में से के लिए मौलिक विधान है। मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को यानी सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु और उपकरणों के रूप में तन मन धन सहित श्रम नियोजन पूर्वक साकार करने वाला है। यानी मनाकार को साकार करने वाला है और इसमें मानव सफल हो गया। मनय स्वस्थता अर्थात सुख शांति संतोष आनंद सहित प्रमाण सहित परंपरा है। इसे प्रमाणित करना और करने के लिए सहमत होना मानव परंपरा में से के लिए मौलिक विधान। फिर मानव अपनी परिभाषा के अनुरूप बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सहित अभय सह अस्तित्व में अनुभव सह स्रोत और प्रमाण है। बौद्धिक समाधान का मतलब सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है पांचों स्थितियों में समाधान, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। और चारों आयाम में समाधान यानी विचार में समाधान, व्यवहार में समाधान और व्यवसाय में समाधान और अनुभव तो संपूर्ण समाधान है ही। भौतिक समृद्धि का मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। एक व्यक्ति की तुलना में परिवार यदि एक होता है तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। एक परिवार की तुलना में यदि परिवार समूह एक होता है
जिसको परिवार समूह परिवार कहते हैं, तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना सहज हो जाता है। उसी प्रकार से यदि 10 परिवार मिलके उत्पादन करते हैं, तो भौतिक समृद्धि जो है वो सहज हो जाती है और जब एक हो जाते हैं तो अभय हो जाता है। तो इस प्रकार से बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि पूर्वक समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व जो है वो अनुभव से स्रोत और प्रमाण के रूप में है और यही मौलिक विधान। तो पहला मौलिक विधान हम लोगों ने ये देखा था कि मानव का परिभाषा के अनुसार, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में करना कराना, करने के लिए सहमत होना। तो ये दूसरा, और तीसरा अभी ये देखा कि मानव अपनी परिभाषा के अनुसार जो है बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि से सहित अभय से अस्तित्व में अनुभव से स्रोत और प्रमाण है, यह मौलिक विधान। चौथा मौलिक विधान जो है वो मानवीयतापूर्ण आचरण, जो स्वधर्म स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, संबंधों सहित पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, स्वीकृति, उभय तृप्ति व संतुलन, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा के रूप में मानवीयता सहज व्याख्या, यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है, क्योंकि इसके बिना जो मानव समाज रचना नहीं होती है। तो इसलिए ये मौलिक विधान है। और पांचवा विधान है मानवीयतापूर्ण आचरण सहजता। मानव में स्वभाव गति है। मानवीयता पूर्ण आचरण जो है मूल्य चरित्र नैतिकता की अविभाज्य अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, और ये मौलिक विधान। और छठवां मौलिक विधान है जागृति मानव सहज स्वीकृति है। मानव सहज कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु जो है वो स्वानुशासन है। अभी मानव ने शक्ति केंद्रित शासन के रूप में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का विस्तार किया है, फैलाव किया है। उसमें स्वानुशासन की जगह अनुशासन निकला है। अनुशासन जो है दंड से नियंत्रण के रूप में निकला है, जबकि मानव दंड से नियंत्रित होना नहीं चाहता। मानव जो है कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु के रूप में स्वानुशासन को पहचानना चाहता है, जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रमाणित होता है। सातवां जो मौलिक विधान लिखा है कि सार्वभौम व्यवस्था व अखंड समाज मानव सहज वैभव है। मानव सहज कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु जो है वो 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है, मौलिक विधान। तो इस प्रकार से आठवां जो मौलिक विधान है मानवीय लक्ष्य परम जागृति के रूप में, जिसको आचरण पूर्णता भी कहते हैं, सार्वभौम है। हर व्यक्ति समझदार होना चाहता है और समझदारी पूर्वक जीना चाहता है। तो इस रूप में जो मानवीय लक्ष्य जो है क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में स्पष्ट होता है, जो सार्वभौम है। मानवीयतापूर्ण अभिव्यक्ति, प्रकाशन, सहज संप्रेषणाएं, मानवीयतापूर्ण अभिव्यक्ति, प्रकाशन, सहज जो संप्रेषणाएं हैं वो संपूर्ण आयाम में, संपूर्ण आयाम मतलब 4 आयाम में, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय में। दूसरे तरीके से जो मानव परंपरा में जो आयाम है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, इस
दृष्टिकोण से। और कोण का मतलब है न्याय, धर्म, सत्य के आधार पे जो दृष्टिकोण है। दिशा जो है जागृति है और परिप्रेक्ष्य व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतराष्ट्र। व्यक्ति में समाधान समझ के रूप में, सर्वतोमुखी समाधान के रूप में। व्यक्ति में समृद्धि, अभय और सह-अस्तित्व का स्वीकृति, समृद्धि पूर्वक जीने की, अभय और सह-अस्तित्व पूर्वक जीने का स्वीकृति। परिवार में समाधान, बौद्धिक सर्वतोमुखी समाधान सहित आचरण के रूप में। समृद्धि, आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में। और अभय, संबंधों में मूल्य निर्वाह के रूप में। और सह अस्तित्व जो है जब परिवार एक हो जाता है, जब लक्ष्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता, कारण साम्यता आती है, तब परिवार एक होते हैं, उसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। अभी व्यक्तिवादी और समुदायवादी विधि से परिवार में मनमानी होती है। सबके लक्ष्य अलग होते हैं, कार्यक्रम अलग होते हैं और कारण भी अलग होते हैं। तो जबकि मानव का जो मौलिक विधान ये है कि मानव मानवीयता पूर्ण अभिव्यक्ति, प्रकाशन, सहज संप्रेषणा के रूप में वैभव है, यही मौलिक विधान है। तो ये 8वां विधान है। और 9वां विधान है जागृत मानव बहुआयामी अभिव्यक्ति है। मानव सहज परंपरा में अनुसंधान, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मानवीयतापूर्ण अध्ययन, शिक्षा व संस्कार, आचरण व व्यवहार, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता और संविधान ही सहज प्रमाण है, मौलिक विधान। तो 9वां जो विधान है वो लिखा है कि जागृत मानव बहुआयामी अभिव्यक्ति है। क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसलिए मानव का होना बहुआयामी है। जैसे परिवार मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में बहुआयामी। जैसे 4 आयामों की अविभाज्यता में बहुआयामी विचार, व्यवहार, कार्य और अनुभव। इसी प्रकार से मानव जो है 7 संबंधों की अविभाज्यता में बहुआयामी। तो इस प्रकार से मानव बहुआयामी अभिव्यक्ति है, यानी उसका होना रहना सह अस्तित्व में है। उसके आचरण की जो अभिव्यक्ति है वो सह अस्तित्व में है। उसमें जो व्यवहार परंपरा है वो भी सह अस्तित्व में है। जो उत्पादन है वो भी सह अस्तित्व पूर्वक है। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, तो उसकी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन सह अस्तित्व विधि से मानव परंपरा में होता है। तो इस प्रकार से जागृत मानव भी बहुआयामी अभिव्यक्ति के रूप में स्पष्ट होता है, परंपरा के रूप में। मानव सहज परंपरा में और जब इस रूप में अभिव्यक्त होता है तो मानव सहज परंपरा में अनुसंधान, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मानवीयतापूर्ण अध्ययन, शिक्षा व संस्कार, आचरण व व्यवहार, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता और संविधान ही सहज प्रमाण है। यह मौलिक विधान। तो इस प्रकार से ये 9 विधानों की बात की है। इसको कह रहे हैं कि ये मानवीय संविधान। तो मैंने दोनों बातें बताई आपको। जो एक तो ये कहा कि पूर्ववर्ती संविधान क्या है, और फिर जो बाबा जी ने मानवीय संविधान का परिचय दिया। इसके बाद का जो खंड है वो परिभाषा खंड है। तो ये जो संविधान के परिचय में जो शब्द आए हैं उनकी परिभाषाएं
इसमें दी हैं। जैसे अखंड समाज और जागृत मानव परंपरा शब्द आया है ना, तो अखंड समाज और जागृत मानव परंपरा का मतलब है सह-अस्तित्व में समाधान, समृद्धि, अभय, संपन्न क्रियाकलाप, जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता सहित परंपरा है, इसको कह रहे हैं अखंड समाज। और जब ये धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रिया का अविभाज्य रूप में, जिसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, तो जागृत मानव परंपरा हो। फिर एक आयाम शब्द आया था, तो मानव में 4 आयाम की बात आई थी, जिसको व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, और हर इकाई में, प्रत्येक एक में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के रूप में 4 आयाम है। और मानव में, परंपरा में, आचरण परंपरा में अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन या व्यवसाय या कार्य, ये 4 आयाम। फिर एक शब्द है काल, तो काल का परिभाषा लिखा है क्रिया की अवधि बराबर काल। लेकिन ये गणना के लिए है, काल की निरंतरता के रूप में अध्ययन करने पे ही क्रिया की निरंतरता स्पष्ट होती है, और क्रिया की निरंतरता में क्रिया का अध्ययन करने से क्रिया का लक्ष्य और दिशा स्पष्ट होता है। काल को टुकड़े में अध्ययन करने से क्रिया का लक्ष्य और क्रिया की निरंतरता, क्रिया की दिशा, क्रिया का प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता है, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो, जीवन क्रिया। जैसे परमाणु में क्रिया की निरंतरता के रूप में अध्ययन करने पे परमाणु में विकास और विकास पूर्वक जो है गठन पूर्णता स्पष्ट होती। परमाणु का जब रासायनिक रूप में निरंतरता का अध्ययन करते हैं, यानी परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ संबंध पूर्वक अणु रचना करते हैं, और ऐसा करते हुए पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था के शरीर रचनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से काल की निरंतरता का अध्ययन करने से दिशा, लक्ष्य और प्रयोजन स्पष्ट होता है। फिर एक शब्द आया था कोण, तो कोण जो है दृष्टिकोण के रूप में भी है, जिसको हम लोग प्रीहित, लाभ और न्याय, धर्म, सत्य कहते हैं। जब प्रीहित लाभ का दृष्टिकोण रहता है तो जीव चेतना रहती है, और जब न्याय, धर्म, सत्य का दृष्टिकोण रहता है तब मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। फिर चरित्र, चरित्र को हम लोगों ने स्वाधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में, और इसका जो व्यवहारिक रूप है स्वयं में विश्वास, चरितार्थता पूर्वक। स्वयं में विश्वास का मतलब होता है सह अस्तित्व में विश्वास। सह अस्तित्व में विश्वास का मतलब संबंध में विश्वास, यानी सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति परम संबंध में है, इसमें विश्वास। और स्वयं में विश्वास का मतलब है व्यवस्था में विश्वास, मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास। तो स्वयं में विश्वास चरितार्थता पूर्वक है, यानी जब ये सहस्थित रूप में चरितार्थ होता है तब स्वयं में विश्वास होता है। श्रेष्ठता का सम्मान का मतलब होता है कि जो मानव परंपरा में जो श्रेष्ठता है, जिसको मेधा और कला कह रहे हैं, जिसको देव मानव, मानव देव मानव दिव्य मानव कह रहे हैं, तो मानव देव मानव दिव्य मानव के रूप में जो श्रेष्ठताएं हैं उनको पहचानना और उनका सम्मान करना।
और ये भी चरितार्थता पूर्वक है। फिर प्रतिभा में विश्वास, यानी अस्तित्व में, जो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, उसमें विश्वास। और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक, जिसको समझदारी और आचरण कह रहे हैं। व्यक्तित्व आचरण के रूप में रहता है और प्रतिभा समझदारी के रूप में रहती है। पहचानना निर्वाह करना, और पहचानना निर्वाह करना जानना मानना सहित है ना, उसको व्यक्तित्व कह रहे हैं। जानने मानने को प्रतिभा कह रहे हैं। तो जानना मानना पहचानना निर्वाह करने में संतुलन। फिर व्यवहार में सामाजिक, तो व्यक्तिवाद और परिवारवाद से मुक्त हुए बिना व्यवहार में सामाजिक नहीं हो पाते। जब तक सर्व के साथ संबंध को पहचानते नहीं है, तब तक जीव चेतना में असामाजिक ही रहते हैं। क्योंकि जीव चेतना में अपना पराया बना रहता है, समुदाय चेतना में अपना पराया बना रहता है, अपना समुदाय या दूसरे का समुदाय। और व्यक्ति में तो, व्यक्तिवाद में तो अपना पराया होता ही है। तो जब तक अपना पराया है, तब तक व्यवहार में सामाजिकता का प्रमाण नहीं। और व्यवसाय में स्वावलंबन, तो व्यवसाय में मानव जाति स्वावलंबन तभी प्राप्त करती है जब वो सहअस्तित्व पूर्वक व्यवसाय व्यवस्थाओं को अपनाती है। क्योंकि व्यक्तिवादी और परिवारवादी या समुदायवादी तरीके से जो भी व्यवसाय होते हैं, उसमें स्वावलंबन का प्रमाण नहीं। ऐसा उत्पादन जो है वो प्राकृतिक नियमों पे अवलंबित नहीं होता है, और ऐसा उत्पादन जो है वो व्यक्ति, परिवार या समुदाय की सीमा में रहता है, और इसीलिए लाभ हानि के चक्कर में पड़ता है। तो लाभ हानि के चक्र में पड़ने से स्वावलंबन प्रमाणित नहीं होता। फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व की बात है, तो प्रतिभा यानी ज्ञान, विवेक, विज्ञान के रूप में, या अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में जो समझ है, उसको प्रतिभा कह रहे हैं। और जब ये आचरित होती है, मानवीयतापूर्ण आचरण, देव मानवीयतापूर्ण आचरण, दिव्य मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में, तब उसको व्यक्तित्व कह रहे हैं। फिर एक शब्द आया था, जागृत मानव। तो जागृत मानव का मतलब है मानव चेतना, सहज, मूल्य, चरित, नैतिकता, या त्वा सहित मानवीयतापूर्ण आचरण समेत व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तीसरे तरीके से जब मानसिकता में देखते हैं, तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति, दोषों से मुक्त मन है स्थिति है ना, मानसिकता या विचार। और क्रियापूर्णता अर्थात सर्वतोमुखी समाधान परंपरा के रूप में वैभव। और आचरण पूर्णता अर्थात अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सहज, परंपरा में भागीदारी, सहज, वैभव। तो क्रियापूर्णता को स्पष्ट किया है कि सर्वतोमुखी समाधान परंपरा के रूप में वैभव, और आचरण पूर्णता जो है वो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सहज, परंपरा में भागीदारी, सहज, वैभव। और जागृति को क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता, या भ्रम से मुक्ति, या भ्रम मुक्त जीवन, या जागृति परम सहज प्रकाशन, इसको जागृति कह रहे हैं। दिशा एक शब्द आया था जिसको ह्रास और विकास, या परस्पर इकाइयों अर्थात ध्रुवों के आधार पर दृष्ट होने वाले कोणों को नाम दिया है ना, क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व रूप में स्थिति गति की अविभाज्यता में है। तो जागृति की ओर जो गति है वो क्रियापूर्णता, और गंतव्य की ओर जो गति है उसको आचरण पूर्णता। एक देश शब्द आया है, तो देश का मतलब है रचना सहित जो अवधि है, उसको विस्तार के रूप में देश कह रहे हैं। जैसे एक रचना पेड़ के रूप में है,
तो बीज से बीज तक जो उसकी रचना सहज अवधि का विस्तार है, उसी को उस पेड़ का देश कहेंगे, है ना? तो उसी प्रकार से धरती स्वयं में सीमित रचना के रूप में धरती देश है। और यदि सर्वदेश कहेंगे तो व्यापक वस्तु सर्वदेश है, क्योंकि सभी ग्रह गोर नक्षत्र जो है उसी व्यापक वस्तु में, इसलिए सर्वदेश के रूप में व्यापक वस्तु है या सह अस्तित्व है। फिर पूर्णता, तो परमाणु में गठन पूर्णता, जीवन में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता बराबर जीवन जागृति। दूसरे तरीके से देखें तो परमाणु में गठन पूर्णता यानी अमरत्व, जीवन में क्रिया पूर्णता यानी विश्राम, और जीवन में गंतव्य यानी आचरण पूर्णता का, उसको कह रहे हैं कि पूर्णता जो है वो अमृत, विश्राम और गंतव्य के रूप में स्पष्ट होती है, जो क्रिया पूर्णता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। फिर प्रभु सत्ता शब्द है, तो प्रभु सत्ता का मतलब है प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता। तो मानव में जो प्रबुद्धता है वो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में है। ज्ञान विवेक विज्ञान ही जब शिक्षा में आ जाता है तो शिक्षा संस्कार व्यवस्था के रूप में सत्ता हो जाती है। और शिक्षा संस्कार पूर्वक जब न्याय व्यवस्था, आचरण व्यवहार उत्पादन विनिमय स्वास्थ्य संयम व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं जब सत्ता रूप में परंपरा के रूप में बन जाती हैं, तब उसको कह रहे हैं वो प्रभु सत्ता है। और समझदारी सहित व्यवस्था को भी जो है वो प्रभु सत्ता कह रहे हैं। समझदारी का मतलब जानना मानना, और व्यवस्था का मतलब जानना मानना पहचानना। जानना मानना पहचानना, इस आधार पे मानसिकता व्यवहार आचरण और व्यवस्थाएं हैं ना। फिर प्रभु सत्ता का एक और परिभाषा दिया है कि प्रामाणिकता यानी अनुभव व समाधान पूर्ण विचार, समाधान व न्यायपूर्ण व्यवहार, फिर न्याय व नियम पूर्ण आचरण, फिर नियम और नियंत्रण पूर्ण उत्पादन, और उपयोगिता सहित पूरक विनिमय क्रियाओं को करने कराने और करने के लिए सहमत होने का जो प्रक्रिया है, उसको भी प्रभु सत्ता कह रहे हैं। प्रामाणिकता व समाधान पूर्ण विचार, समाधान व न्यायपूर्ण व्यवहार, न्याय व नियम पूर्ण आचरण, नियम व नियंत्रण पूर्ण उत्पादन, और उपयोगिता पूरक विनिमय क्रियाओं को करने कराने और करने के लिए सहमत होने का प्रक्रिया। फिर लिखा है प्रबुद्धता। प्रबुद्धता का मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है। और परंपरा में प्रबुद्धता मानव चेतना देव चेतना दिव्य चेतना के रूप में है। तीसरे तरीके से प्रबुद्धता सतर्कता व सजगता, निपुणता कुशलता पांडित्य पूर्ण व्यक्तित्व सहित प्रमाण। मानव में निपुणता कुशलता पांडित्य कार्य व्यवहार विन्यास ही एक
फिर लिखा है कि मानव में प्रबुद्धता जो है निपुणता, कुशलता, पांडित्य, पूर्ण कार्य व्यवहार विन्यास की, नियम पूर्ण व्यवसाय, न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार और प्रामाणिकतापूर्ण अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, इसको प्रबुद्धता कह रहे हैं। विधान प्रबुद्धता में ही है। विधान का मतलब आचरण है, तो प्रबुद्धता पूर्ण आचरण उसको कह रहे हैं कि प्रबुद्धता ही विधि सूत्र है, यानी समझदारी है। मानव में प्रबुद्धता, परिवार में संप्रभुता एवं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में व्यवस्था में प्रभु सत्ता, अर्थात प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता प्रमाण है। तो कह रहे हैं कि मानव में प्रबुद्धता यानी व्यक्ति में प्रबुद्धता यानी ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, परिवार में संप्रभुता यानी ज्ञान विवेक विज्ञान सहित आचरण, जो न्यायपूर्ण व्यवहार व समाधान सहित प्रमाण के रूप में, उसको कह रहे हैं कि वो संप्रभुता है। और जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता का मतलब है प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता प्रमाण, प्रबुद्धता ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता सहित जो विचार व्यवहार कार्य है, उसको कह रहे हैं सम्मिलित रूप से प्रभु सत्ता। अगला शब्द है विधि। तो विधि को ऊपर भी स्पष्ट किया था कि जानने मानने के रूप में विधि है, लेकिन उसको जब मानव के आचरण में समझते हैं तब मानवीय संस्कृति सभ्यता सहज नियम सहज आचरण सूत्र, दूसरा है नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन ही मानवीय संस्कृति सहज आचरण संहिता है। तो संस्कृति और सभ्यता जो है ये मानव रचना सहज आचरण सूत्र है। और जब इसको व्यवहार में देखते हैं, इसमें कार्य में देखते हैं, तब विधि व्यवस्था के रूप में विधि स्पष्ट होती है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जो विधि है वो परिवार सभा विधि है, 10 सोपानीय परिवार सभा विधि, और सभा पूर्वक जो है व्यवस्थाओं का निश्चयन करना, तो उसको विधि और व्यवस्था कहते हैं। तो विधि व्यवस्था पूर्वक निर्णय लेना और क्रियान्वयन करना, और संस्कृति सभ्यता पूर्वक जो है समाज रचना होना। समाज रचना होने का मतलब है परिवार से परिवार समूह से ग्राम, ग्राम से ग्राम समूह के रूप में गठित। तो पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में नियम न्याय धर्म सत्य में अनुभव सहज जागृत परंपरा में सूत्र और व्याख्या सम्मत प्रामाणिकता पूर्ण प्रक्रिया का प्रावधान, इसको विधि कहे। क्योंकि नियम न्याय धर्म सत्य सम्मत विचार, नियम न्याय धर्म सत्य सम्मत व्यवहार, नियम न्याय धर्म सत्य सम्मत व्यवसाय, यही विधि है। क्योंकि इससे कम में पूर्णता और उसकी निरंतरता नहीं। फिर व्यवस्था एक शब्द है। व्यवस्था अनुभव व्यवहार प्रयोग प्रमाण सहित परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी, उसको व्यवस्था कह रहे हैं। वर्तमान में मानवत्व अर्थात मानवीयतापूर्ण आचरण संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था सम्मत व्यवहार कार्य परंपरा।
फिर लिखा है कि विधि के अर्थ में नीति सहज निर्वाह परंपरा ही व्यवहार नीति में स्थायित्व और उसकी निरंतरता और वर्तमान में विश्वास परंपरा है। फिर एक शब्द आया था व्यवहार। तो व्यवहार का परिभाषा लिखा है कि मानव और मानवीयता प्रकृति से परंपरा में निहित संबंध व मूल्यों का नियम नियंत्रण एवं संतुलन पूर्वक निर्वाह। मानव की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह, एक से अधिक मानव के एकत्रित होने या होने के लिए किया गया जो आदान प्रदान है उसको व्यवहार कहते हैं। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों में अनुभव सहित शिष्टतापूर्ण पद्धति से संप्रेषणा, व्यवसाय मूल्य पूरकता के अर्थ में उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग और वितरण, इसको भी व्यवहार बोला। फिर व्यक्ति का मतलब क्या है? तो कहा व्यक्तित्व अर्थात मानवीयता पूर्ण आचरण सहज अर्थ में किया गया आहार विहार व्यवहार संपन्न मानव। मानव चेतना संपन्न आहार विहार व्यवहार प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रमाण संपन्नता समझदार व्यक्ति होने का प्रमाण जागृति संपन्न मानव, इसको व्यक्ति कह रहे हैं। न्याय को एक दूसरे तरीके से भी स्पष्ट किया है, मानवीयता में से के लिए पोषण संरक्षण पोषण संवर्धन व्यवहार में प्रमाण एवं मूल्यांकन क्रियाकलाप। मानवीयता में मानवीयता से मानवीयता के लिए पोषण संवर्धन व्यवहार में प्रमाण और मूल्यांकन क्रियाकलाप, इसको न्याय कह रहे हैं। दूसरा परिभाषा संबंधों में निहित मूल्य सहज पहचान और निर्वाह प्रक्रिया, इसको न्याय। नैतिकता का मतलब है नीति त्रय का अनुसरण। नीति त्रय मतलब अर्थ नीति, धर्म नीति और राजनीति है। और नैतिकता का मतलब तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा। नियम का परिभाषा है क्रिया पूर्णता सहज आचरण सहज नियंत्रण संतुलन क्रियाकलाप। इकाइयों में से के लिए नियंत्रण, उसको भी, और इकाइयों की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है उसको भी नियम कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ रुकें क्या? यदि किन्हीं को कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। 3 मिनट 3 मिनट हमारे पास है। भैया थोड़ा प्रबुद्धता को थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। प्रबुद्धता का परिभाषा पढ़ा था अपन ने, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, है ना, हम्म। उसको प्रबुद्धता कह रहे हैं। इसको यदि परंपरा में देखते हैं तो मानवीय शिक्षा संस्कार व्यवस्था परंपरा के रूप में प्रबुद्धता है। और यदि व्यक्ति में देखते हैं तो निपुणता कुशलता पांडित्य सहित कार्य व्यवहार विन्यास, यानी निपुणता कुशलता पांडित्य सहित परिवार समाज व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ जो अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है उसको प्रबुद्धता कहते हैं। ज्ञान विवेक विज्ञान को हम लोग, ज्ञान को व्यक्ति में पहचानते हैं, विवेक को संबंध में, और हम्म। विज्ञान को प्रकृति संबंध में। ज्ञान का मतलब है अस्तित्व सह अस्तित्व है इसका समझ। अस्तित्व सह अस्तित्व में ही अस्तित्व ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होता है ना। हम्म। जैसे मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र की परस्परता में जो सह अस्तित्व है उसी में मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट होता है। विवेक का मतलब है संबंध को पहचानना और मूल्यों का निर्वाह करना, जिसको न्याय भी कहते हैं ना, न्याय के रूप में विवेक है। हम्म।
विवेक का जो आधार है वो शरीर का अमृत है ना, शरीर का नसरत, जीवन का अमृत और व्यवहार के नियम। व्यवहार के नियम को ही न्याय कह रहे हैं ना। और विज्ञान का मतलब है लक्ष्य पूर्ति के अर्थ में दिशा का स्पष्ट होना, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है व्यवस्था के अर्थ में स्पष्ट होता है, तो मानव में जो भी व्यवस्थात्मक क्रियाकलाप है उसको विज्ञान कह रहे हैं। इन तीनों की संपन्नता को प्रबुद्धता कह रहे हैं। इसका जो आचरण है वही मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के रूप में। मानव चेतना में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में जो ज्ञान परंपरा है उसको मानव चेतना कह रहे हैं। यही जब आचरित होने लगता है विवेक के रूप में, तो ज्ञान और विवेक का संयुक्त प्रकटन जो है वो देव चेतना है। और दिव्य चेतना में ज्ञान, विवेक, विज्ञान तीनों एक साथ जो है वो अविभाज्यता, अखंडता में अभिव्यक्त होते हैं, उसको दिव्य चेतना कहते हैं। इसी को चेतना विकास भी कहते हैं ना, चेतना विकास। जैसे एक व्यक्ति से परिवार में ज्यादा चेतना है ना, परिवार से समाज में ज्यादा चेतना, और समाज से राष्ट्र में ज्यादा चेतना है, तो पूर्ण चेतना का विकास जो है वो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था है, वही दिव्य चेतना है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक ही होता है। जब हम परिवार में मूल्यों का निर्वाह करते हैं तभी चेतना का विकास होता है, यानी हम व्यक्तिवादी चेतना से सहअस्तित्ववादी चेतना में आ जाते हैं। यानी हम परिवार में अपने होने रहने को परिवार की अविभाज्यता में, परिवार के होने रहने को समाज की अविभाज्यता में, समाज का होना रहना राष्ट्र और की अविभाज्यता में, और राष्ट्र का होना रहना अंतर्राष्ट्रीय अविभाज्यता में स्पष्ट होता है। इसी को सह अस्तित्व में होने रहने का पहचान है। इसकी जो समझ है उसी को प्रबुद्धता है। बड़ी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी। और किन्हीं को कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अभी 6 बज के 2 मिनट हो गए। नमस्ते भैया जी। जी जैसे नमस्ते। हाँ जी, ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि परिवार का लक्ष्य एक होगा, तभी मतलब और क्लैरिटी बनती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसे किस तरह देख पाते हैं भैया जी कि परिवार में लक्ष्य एक कैसे हो सकता है? और जैसे समाज की आप बात कर रहे हैं कि समाज में जैसे हम देखते हैं आम मतलब एक आम आदमी अगर देखता है कि समाज में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी ज़िम्मेवारी किसकी होती है? मतलब अगर एक व्यक्ति कुछ करना चाहे तो वो किस तरह से कुछ कर सकते हैं ऐसे थोड़ा-सा बताइए आप कि कैसे देखा जाए दर्शन की परिप्रेक्ष्य में? ये तो एक सामान्य समझ की बात है ना। जो हुँ, मानव लक्ष्य जो है वो एक सामान्य समझ में ही स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या परिवार समस्याओं के साथ जीना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति जी, और परिवार विपन्नता में जीना नहीं चाहता। जी, कोई भी व्यक्ति, परिवार या समाज जो है भय से जीना नहीं चाहता, भय से मुक्ति चाहता। और कोई भी अकेला नहीं जीना चाहता है ना। तो ये तो एक सामान्य समझ है जो किसी को भी समझाई जा सकती है ना, छोटे बच्चे को भी हुँ, समझा हुँ। सकती है, क्योंकि उसमें ये स्वीकृति रहता है ना। ये तो ठीक है। है ना, किसी को भी हम लोग विद्यालयों में छोटे बच्चों को भी हुँ, समझाते हैं, उनको भी समझ में आता है ना। अब ये है कि क्या हम उस लक्ष्य के अर्थ में आचरण करते हैं कि नहीं करते। यदि उस लक्ष्य के अर्थ में आचरण करते हैं तो कार्यक्रम साम्यता आ जाती है।
और कारण साम्यता जो है ना, अस्तित्व से अस्तित्व रूप में है, इस रूप में स्पष्ट होती है। जैसे हम सभी को समझा ही सकते हैं कि अकेले जीना नहीं होता है, साथ-साथ जीना होता है। तो परिवार में सभी साथ-साथ होते हैं ना, सम्मिलित ज़िम्मेदारी, सम्मिलित भागीदारी होती है। तो वैसे ही हमारा परिवार जो है वो सम्मिलित रूप से समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है और ज़िम्मेदारी को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से ये बात किसी को भी समझाई जा सकती है, मतलब ये बहुत कठिन काम नहीं है। ये वाली लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम सह-अस्तित्व के विपरीत मानसिकता से ग्रसित रहते हैं, जिसको हम व्यक्तिवादी और समुदायवादी कह रहे हैं, तब सब अलग-अलग हो जाते हैं ना, क्योंकि व्यक्तिवाद और समुदायवाद में समस्या का समाधान नहीं है। पूरी मानव जाति में ये समस्या का कारण है ना। तो हम यदि समस्या मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको मानव मानसिकता में आना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत कठिन काम है, तो बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है ना। वही है कि मतलब इंसान सुखी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, तो उसके लिए समझ की आवश्यकता है। जी, जी। और वो हुँ, समझ सह-अस्तित्व रूपी समझ है, जी। क्योंकि सह-अस्तित्व में ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य स्पष्ट होता है। हुँ, प्रकृति के सह-अस्तित्व में नियम पता लगता है, मानव के सह-अस्तित्व में न्याय, मानव प्रकृति के सह-अस्तित्व में धर्म और प्रकृति और व्यापक वस्तु के सह-अस्तित्व में सत्य। तो सह-अस्तित्व ही परम सत्य है, ये स्पष्ट होता है। तो सह-अस्तित्व पूर्वक यदि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र जीते हैं, तो उनमें परस्पर पूरकता, ज़िम्मेदारी और भागीदारी स्पष्ट हो जाती है। तो विरोध खत्म हो जाते हैं, अपना-पराया से मुक्ति हो जाती है। मानसिकताएँ जो हैं वो सर्व के साथ संबंध की स्वीकृति के रूप में बन जाती हैं, जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं। तो अब सर्व को साथ में लेके सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसमें न्याय धर्म निकलता है ना, यानी न्याय धर्म का आचरण होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दीदी आपका भी धन्यवाद, सभी को नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे 5 बजे। हरि हर। हरि हर। हरिहर भैया जी।